हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट्स में वाटर मूवमेंट जो अप हाइट तक होता है वो कैसे होता है। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे वो थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था कि शुरू में ही सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने क्या होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के एस्पेक्ट पढ़े थे, जैसे कि मूवमेंट के। तो वो था क्या? डिफ्यूजन था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीसी, ये सब पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है यूनिपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही पढ़ा था, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, ये सब पढ़े थे। और फिर आगे पढ़ा था हम लोगों ने कि कैसे क्या होता है टोनिसिटी एप्सिल क्या होती है, क्या होता है एक्सोस्मोसिस, क्या होता है इंडोस्मोसिस, और कैसे जो होते हैं फ्लैसिड सेल्स क्या होते हैं, कैसे क्या टर्जिट सेल क्या होते हैं, और प्लाज्मोलाइट सेल क्या होते हैं। ये सब सारी बातें पढ़े थे। उसके अलावा फिर एक और इम्पोर्टेंट थिंग पढ़े थे, क्या था? इम्बिबिशन। इम्बिबिशन पढ़े थे। तो इम्बिबिशन भी पढ़े थे। इसमें ये भी एक तरह का क्या था? डिफ्यूजन, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता था? मूवमेंट होता था। अब ये सब सारी बातें पढ़ने के बाद अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो जो वाटर का मूवमेंट होता है टिप ऑफ द प्लांट, जो जैसे कोई मान लो प्लांट है और ये इसके रूट है, रूट सिस्टम है, और यहाँ टिप है, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग मान लो 5 मीटर है। तो इतना दूर तक प्लांट को इतनी हाइट तक वाटर कैसे सप्लाई होगा, उसी के बारे में पढ़ने हैं। और उसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज हैं और क्या कैसे कौन एक्सप्लेन करता है। तो अगर एनसीईआरटी को छोड़ के देखें तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी थ्योरी थी, तो इसमें बहुत सी थ्योरी थी जो इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कि वाटर का मूवमेंट अपवर्ड कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, और कौन कौन सी थ्योरीज थी। तो हम एक लाइन उसको देख लेते हैं कि क्या था। एक्चुअली क्या था कि इसको जो वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? तो बताओगे कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, उसके साथ क्या होगा? मिनरल्स होगा ही, को क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। तो इसके लिए कई थ्योरी दी गई हैं कि एसेंट ऑफ सैप कैसे कैसे होता है। तो एसेंट ऑफ सैप जो होता है उसके लिए 3 मेजर ग्रुप में हम अगर थ्योरीज की बात करें तो 3 मेजर थ्योरी को हम करते हैं। एसेंट ऑफ सैप, वो 3 कौन कौन से हैं? सैप तो पहला था तुम्हारा, वो था रूट प्रेशर थ्योरी। कौन सा थ्योरी? रूट प्रेशर थ्योरी। दूसरा थ्योरी था वाइटल फोर्स थ्योरी, और तीसरा था तुम्हारा फिजिकल फोर्स थ्योरी। तीसरा कौन था? फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी, ये क्या था? रूट प्रेशर थ्योरी। इसको जो रूट प्रेशर थ्योरी को जिसने दिया था वो जो फर्स्ट टाइम बताया था वो कौन थे? प्रिस्टले थे, एक साइंटिस्ट थे प्रिस्टले। इन्होंने बताया था कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर, इनका ये इन तीनों थ्योरी का मेजर जो थीम था, इन सब का कहना ये था कि जो एसेंट ऑफ सैप होता है, मतलब वाटर का जो मूवमेंट अपवर्ड होता है रूट से स्टेम या टिप तक, वो 3 वे से जो अपने अपने जो साइंटिस्ट थे अपने अपने मत दिए। उन्होंने एक ने बताया कि ये रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है। रूट प्रेशर जनरेट होता है कहाँ पे? रूट में जनरेट होता है रूट प्रेशर, और वही ढकेलते हुए, मतलब कौन सा फोर्स? पुश फोर्स, ढकेलते हुए ऊपर लेके जाता है। फिर बाद में कुछ लोगों ने बताया नहीं, वाइटल फोर्स थ्योरी आई। वाइटल फोर्स थ्योरी ने ये बताया कि अगर जैसे कि ये मान लो, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसमें इन्होंने बताया वाइटल फोर्स थ्योरी में कि ये प्लांट है, ये इसका रूट है, और ये इसके पत्तियां हैं मान लो। तो इन्होंने कहा कि जो रूट होता है, रूट के ही कार्टिकल सेल में, रूट के कार्टिकल सेल में कुछ पंप जैसा कुछ एक्टिविटी होती है, पंपिंग होती है। जैसे हार्ट हमारी पंप करती है ना, वैसे ही क्या कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सोचो कि वो ये बता रहे हैं कि हार्ट जैसी कुछ एक्टिविटी, रिदमिक कंट्रैक्शन हो रहा है जिसमें पल्सेशन जैसा हो रहा है एक्टिविटी, उसकी वजह से ये ढकेलते हुए पुश करते हुए लेके जा रहा है ऊपर।
तो कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा ऐसा काम करते हैं कि कार्टेक्स को किसी या एंडोडर्मिस सेल जो भी जिससे भी आप कह रहे हैं उसको अगर कुछ केमिकल देके हम उसको अगर डैमेज कर दे या कोई फिजिकली इसको डैमेज कर दे तब तो ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो कहें कि हाँ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्ट एसेंट ऑफ सैप हो रहा था। इसका ये मतलब था कि ये सही बात नहीं थी। दूसरी बात थी कि अगर ट्वीक को हम यहीं से काट दें तब भी एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं पुश फोर्स, मतलब ढकेलने वाले फोर्स तो नहीं, कहीं कहीं ना पुल फोर्स की वर्क कर रहा है, पुल फोर्स वर्क कर रहा है। तो एक तो हो गया रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में इन्होंने क्या बताया कि जो भी कोई एक्टिविटीज होती है वो पुश होती है। ये एक तरह का कैसा फोर्स था, पुश फोर्स, मतलब वो ढकेलता है नीचे से, रूट में जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से ढकेलता है, ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा इन्होंने बताया कि वाइटल फोर्स थी। वाइटल फोर्स थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि वाइटल फोर्स में लिविंग सेल्स की एक्टिविटी होती है जो क्या करती हैं कि एसेंट ऑफ सैप में मदद करती है। तो लिविंग सेल में किसका बताएं, कार्टिकल सेल्स हो गए। तो जो इसमें थे वाइटल फोर्स थ्योरी में, इसमें दो साइंटिस्ट मेनली थे जिनका नाम था, एक का नाम था जेसी बोस, नाम सुना होगा उनका, जेसी बोस जो थे, और एक थे गॉडलेवस्की, गोल्ड हो गया, गॉडलेवस्की। दूसरे कौन थे, गॉडलेवस्की। उसके अलावा जो थे ये इन दोनों का यही काम था कि किसी कोई वाइटल सेल्स है जो कि क्या कर रहा है, पल्सेटरी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हो रही है, एक्टिविटी हो रही है। तो जेसी बोस कह रहे थे कि इनर कार्टेक्स जो होता है उसमें कुछ पल्सेटरी एक्टिविटी होती है। ये क्या कहते हैं कि इनर कार्टेक्स। और इन्होंने एक दिया था रिले फोर्स थ्योरी। तो फाइनली ये देखा गया कि ये सही बात नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि उतनी ऊंचाई तक ले जाए और हर्ट की तरह, मतलब इन्होंने एक तरह का बता दिया कि जो कार्टेक्स है वो हर्ट की तरह काम करने लगा, जो कि बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा नहीं कह सकते ना। रूट प्रेशर थ्योरी कैसा था, पुश, ये प्रेशर कैसे लगाया गया, तो कहोगे कि रूट में जो वाटर एब्जॉर्ब होगा उसमें वो प्रेशर क्रिएट करके उसकी वजह से लगेगा। तो वाइटल फोर्स में जेसी बोस और गॉडलेवस्की आ गया। तीसरा जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में भी लिखा गया है, इसका नाम होता है फिजिकल फोर्स थ्योरी। इसमें बहुत सी थ्योरी एक्सप्लेन की, फाइनली एक थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, और जो थ्योरी एक्सेप्ट की गई हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव थी उन्हीं को एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है। तो जैसे पहले ये था, इसमें था एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। कौन था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। दूसरा था इसमें इम्बिबिशनल फोर्स थ्योरी। इन्होंने बताया कि इम्बिबिशन की वजह से वो क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। इन्होंने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इतना तेज होता है, ज़्यादा होता है कि वो खींच लेता है। फिर तीसरा जो था तुम्हारा था कैपिलरी फोर्स थ्योरी। और चौथा जो था वो था ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। इन सब में दो का जिक्र एनसीईआरटी ने किया है। पहला था तुम्हारा रूट प्रेशर थ्योरी जिसको पुश फोर्स करते हैं, और एक था तुम्हारा फिजिकल फोर्स थ्योरी वाला का ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ये था पुल फोर्स। इसके अलावा कहा जाए कि क्या कैपिलरी गलत बात है, तो कहोगे नहीं, कैपिलरी भी है, लेकिन केवल कैपिलरी की वजह से प्लांट का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो हम दो के बारे में पढ़ेंगे, रूट प्रेशर और क्या, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी के बारे में। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, कौन सा, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, और इसको दिया था डिक्सन एंड जॉली ने। जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको क्या किया था, दिया था। तो कुल मिला के हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एसेंट ऑफ सैप मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए कई थ्योरीज दी गई, जिसमें पहला था रूट प्रेशर थ्योरी। उनके रिगार्डिंग ये था कि रूट में कहीं ना कहीं जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर जो होता है उसको कहते हैं रूट प्रेशर। ये एक तरह का पॉजिटिव प्रेशर है जो ढकेलने का काम करेगा। तो एक तरह का ये कैसा फोर्स था, पुश फोर्स था। फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, इतना ये जो रूट प्रेशर, जो इसकी कमियां ये थी रूट प्रेशर की कि हम ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि रूट प्रेशर होता है, लेकिन 15 मीटर तक की ऊंचाई या 5 मीटर ऊंचाई तक लेके जाना है पौधे को, तो ये फोर्स जो पुश फोर्स है रूट प्रेशर की इतना अधिक नहीं है कि वो उतना ऊंचा तक लेके चला जाए, समझ रहे हो। तो वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि तब तो फिर भाई गलत बात है कि अगर रूट प्रेशर जो होता है अगर उतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब अगर उतना ज़्यादा नहीं होगा तो वहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं।
तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि पुश फोर्स जो होता है ये बहुत सफिशिएंट नहीं। फिर उसके बाद कई थ्योरीज आए, वाइटल फोर्स थ्योरी आए, और फिर क्या है कि वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या होता है, जेसी बोस आ गया, गेडलेवस्की आ गया। फिर उसके बाद क्या था कि फिजिकल फोर्स थ्योरी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी और इम्बिबिशनल फोर्स थ्योरी और ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। तो ये सब सारी थ्योरीज थी जो कि क्या कर रही थी कि एक्सप्लेन कर रही थी। उनमें से सबसे सुटेबल कौन था, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। अब एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि इसके लिए तो हमने पढ़ ही लिए हैं। रूट प्रेशर थ्योरी किसने दिया था, प्रिस्टले ने। तो देखो इस ये क्या कह रहे हैं, रूट प्रेशर जो है एट वेरियस आयन फ्रॉम एज वेरियस आयन फ्रॉम सॉइल एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू वस्कुलर टिश्यू। अब ये तो हम जान ही गए हैं कि ये रूट हेयर था, या फिर कार्टेक्स था, फिर इंडोडर्मिस, फिर यहाँ पे जाइलम फ्लोएम में आता था। तो ये सीक्वेंस तो पढ़ ही रहे हैं। और जहाँ पे इंडोडर्मिस में आता था वहीं पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्ट था, सुबेरिन का डिपोजिशन का। तो वो क्या काम करता था कि अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कर रहा था। तो ये क्या होता था कि सिम्प्लास्टिक मूवमेंट कहाँ होता है, इंडोडर्मल सेल में होता है, और ये होता है। तो यही कह रहा है कि सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द मस्कुलर टिश्यू ऑफ रूट फॉलो वाटर फॉलोज इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द जाइलम। वही प्रेशर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। हमेशा याद रखना कि रूट प्रेशर हमेशा जो होता है ये ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अगर रूट प्रेशर पूछा जाए कि रूट प्रेशर इज ड्यू टू किसकी वजह से, पैसिव एब्जॉर्प्शन की एक्टिव एब्जॉर्प्शन, तो बताओगे किसकी वजह से, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। अब आती है बात ड्रॉप ऊजेज आउट कट द स्टेम, दिस कम आउट ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर। ये ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर है। इफ यू फिक्स द रबर ट्यूब एट कट द स्लीव यू कैन एक्चुअली कलेक्ट द मेजर द रेट ऑफ एक्सट्रूशन। तो ये बता रहे हैं कि रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड इसकी नहीं होती, रूट प्रेशर की बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं होती है। ये जो होता है मैग्नीट्यूड बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से ये बहुत लॉन्ग हाइट तक नहीं जा पाती है, बहुत लॉन्ग हाइट तक नहीं जा पाती। तो जब लॉन्ग हाइट तक नहीं जाएगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि ये सफिशियंट नहीं है टॉल प्लांट के मूवमेंट के लिए, लेकिन एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि रूट प्रेशर कहीं ना कहीं अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये देखा जाता है कि जो छोटे पौधे होते हैं, खासकर हर्बेसियस प्लांट और जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, तो यहाँ लीफ के टिप पे एक पोर होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोथोड। क्या कहते हैं, हाइड्रोथोड। इस पोर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रूट वाटर को रूट एब्जॉर्ब किया ड्यू टू किसकी वजह से, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव। और यहाँ रूट प्रेशर डेवलप हुआ है जाइलम में, और ये क्या किया, फोर्स करते हुए ऊपर लेके गया, ऊपर लेके गया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ वेन्स लगे हुए हैं, वेन्स में जाके यहाँ टिप पे जैसे ही आता है वेन्स में, और यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉपलेट बन बन के गिरते रहते हैं। इस प्रोसेस को लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट इज नोन एज गटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गटेशन कहते हैं। तो गटेशन क्या होता है, तो कहोगे कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम द टिप ऑफ या एनी पोर ऑफ द लीफ दैट नोन एज हाइड्रोथोड इज नोन एज गटेशन। तो गटेशन इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, तो रूट प्रेशर की वजह से होता है। और रूट प्रेशर किसकी वजह से होता है, तो रूट प्रेशर डेवलप होता है किसकी वजह से, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो रूट प्रेशर जो हो गया एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, और रूट प्रेशर की वजह से ही क्या होता है, गटेशन होता है। गटेशन कहाँ से होता है, तो एक पोर होता है लीफ में, उसको कहता है हाइड्रोथोड होता है। क्लियर है। तो ये हो गया, हम पढ़ते हैं। तो ये अगर टाल प्लांट होता है तो उसमें क्या होता है, रूट प्रेशर जो होता है उतना सफिशिएंट नहीं होता कि वहाँ तक सप्लाई कर पाए। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका अगर हम अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहे कि इस कुछ बच्चों ने क्या किया है, इसको कलेक्ट कर लिया, जो ड्रॉपलेट है उसको कलेक्ट कर लिया, और इसका केमिकल टेस्ट किया कि इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें जो होता है वाटर तो होगा, साथ में इसके साथ साथ क्या होगा, इसमें मिनरल्स भी हो गए। क्या क्या होगा, वाटर प्लस मिनरल्स। तो ये बात याद रखना, गटेशन में जो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट होता है उसमें वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं। अब वाटर मिनरल्स दोनों होते हैं, वाटर मिनरल्स दोनों होते हैं, इसका ये मतलब होता है कि गटेशन की वजह से जो ये ड्रॉपलेट होता है वो मिनरल्स को भी लॉस कर देता है। अब दूसरी बात है, कैन डिटरमाइन द कंपोजिशन एक्सक्लूड, यही कह रहा है कि अगर हम चाहें तो उसको कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज आल्सो ऑब्जर्व इन नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग।
ये पूछा जाए कि बताओ गटेशन कब ऑब्जर्व होगा, तो कहोगे जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होगा। वो कब होता है, तो कब कहोगे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कब होता है, तो कहोगे कि नाइट के समय में या अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग इस तरह के, या नाइट के समय में या अर्ली मॉर्निंग में, सुबह, इन्हीं दो में ये गटेशन इजीली ऑब्जर्व होगा। कभी देखोगे तो ये ड्रॉपलेट ऐसे बन बन के होते हैं, वो गिरते हैं, तो उसमें मिनरल्स वाटर दोनों होते हैं। और जबकि आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसपायरेशन में, उसमें केवल वाटर होता है, ये डिफरेंस होता है। वेरी लो, अगर मान लो जैसे पूछा जाए कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वाटर वेपर कम होगा, तो गटेशन नहीं पॉसिबल है, गटेशन उस समय नहीं होगा। गटेशन कब होगा, जब टेम्परेचर लो हो, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा हो, तब उसको क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। तब उस जो प्रोसेस होती है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, तभी ये प्रोसेस होती है, गिरता है। एक्सेस वाटर कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स अराउंड द स्पेशल ओपनिंग वेन, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथोड कहते हैं, स्पेशली वेन की ओपनिंग को। लीव्स मेनी हर्बेसियस प्लांट सच वाटर लॉस इज लिक्विड फेज इज नोन एज गटेशन। तो यहाँ पे वाटर जो होता है लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में लॉस होता है, और उसको क्या कहते हैं, गटेशन। रूट प्रेशर कैन एट बेस्ट ओनली प्रोवाइड ए मॉडेस्ट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये कह रहा है कि ये इतना पावरफुल तो नहीं है रूट प्रेशर, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट करता है। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि एक डैम है, मान लो यहाँ से नहर होता है ना, कैनाल जो गाँव में देखा होगा, कैनाल जो खेती की सिंचाई के लिए बनी होती हैं, तो ये डैम अगर खोल दिया जाए तो यहाँ से बहुत से जो पानी होगा उसका एक फ्लो बहेगा, इसमें जो जो भी मटेरियल होगा वो सब क्या होगा, इसके साथ बह जाएंगे। तो इसमें दो फोर्स हमने बताया था कि एक तो ढकेलने वाला था यहाँ, तो उसको क्या करेंगे, पुश फोर्स, और दूसरा जो खींचेगा अगर मान लो इसको, तो उसको पुल फोर्स करेंगे। तो कैनाल में तो कोई खींचने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पुश फोर्स दिख रहा है। तो यहाँ पे जो पुश फोर्स था एक्चुअली वही है रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर क्या करता है, अब ग्रेविटेशन भी तो वाटर, जैसे वाटर ऊपर जा रहा है, वाटर ऊपर जा रहा है, ये कोई मान लो प्लांट है, वाटर ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटेशन तो उसको अपोज कर खींच रहा है अपनी तरफ ना, तो जब जाने देगा तो रूट प्रेशर और जो ग्रेविटेशन प्रेशर आपस में क्या कैंसिल आउट करेंगे, तो ये देखेगा कि बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जाने देगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये मदद तो कर रहा है कुछ ऊपर तक राइज करने में, कंटिन्यूअस कॉलम को मेंटेन करने में। तो वही बता रहे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट ऑफ ए टॉल ट्री, बहुत ऊपर तक जाने में तो मदद नहीं करता है। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर में बी रीच्ड बाय द कंटिन्यूअस चेन। इसका ये मतलब है कि ये मेन तो नहीं है, रूट प्रेशर जो है वो मेन नहीं है अपवर्ड मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन ये जो होता है रूट प्रेशर में भी रीच्ड बाय कंटिन्यूअस चेन, ये कंटिन्यूअस चेन को मेंटेन करने में मदद करता है। Molecules in xylem which often break under the enormous tension created by transpiration. Root pressure does not amount the majority of water transfer. Most plant thereby need transpiration pool. तो मेजर जो होगा ट्रांसपायरेशन के लिए जो फोर्स होगा वो एक्चुअली प्लांट में कौन होता है, पुल थ्योरी होता है। अब पुश केवल क्या करता है, कंटिन्यूअस कॉलम को मेंटेन करता है और एक छोटे स्मॉल हाइट प्लांट के लिए होता है, और गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रूट प्रेशर बनता है किसकी वजह से, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी क्या होता है। तो ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी किसने दिया था, तो डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। तो ये डिस्पाइज द अब्सेंस ऑफ हार्ट, जैसे इन्होंने कहा है कि हार्ट तो है ही नहीं इसमें, जैसे हमारे बॉडी में हार्ट है जो सर्कुलेशन पंपिंग करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्लांट अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इन प्लांट कैन अचीव फेयरली हाइट अप टू 15 मीटर पर आवर। 1 घंटे में 15 मीटर तक ये पहुंचा देता है प्लांट को, इस फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स की वजह से, ये पुल थ्योरी की वजह से, ये खींचने की वजह से। और वो वाला बेचारा क्या था, जो पुश फोर्स था वो क्या था, रूट प्रेशर था, वो थोड़ा स्लो था और वो ज़्यादा हाइट तक नहीं था, पावरफुल नहीं था। ये बहुत पावरफुल फोर्स है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल ये समझो, कोई कुआं में है और बाल्टी है, तो बाल्टी को नीचे से ढकेल के ऊपर ला रहे हो। एक तो है कि उसको यहाँ पे वो कुछ लगा हुआ है, रस्सी है, उससे तुम खींच रहे हो, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव फोर्स है, पुल फोर्स। तो वही है यहाँ पे, पुल फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव। हाउ दिस मूवमेंट अप्लाई ए लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन इज पुश और पुल। कौन सा फोर्स जो होता है वो जो कि अपवर्ड मूवमेंट के लिए होता है। तो हम लोग तो कहीं ना कहीं ये तो मान चुके हैं कि पुश फोर्स है इसमें, लगता है। मोस्ट रिसर्चर एग्रीड दैट द वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट, लेकिन बहुत से ऐसे कहते हैं कि नहीं, ये केवल पुल फोर्स की वजह से होते हैं, जैसे कि ट्रांसपायरेशन। तो ड्राइविंग प्रोसेस ट्रांसपायरेशन लीप, वो जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ये लीप है, यहाँ पे पत्ती है, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो फोर्स है लेने के लिए, खींचने के लिए, वो क्या है तुम्हारा, वो है तुम्हारा ट्रांसपायरेशन पुल फोर्स है, और वो कहाँ होता है, लीव्स में होता है। तो लीव्स जो होते हैं उसके खींचती है। तो वाटर मेनली पुल्ड थ्रू द प्लांट, द ड्राइविंग फोर्स दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन फ्रॉम लीव्स।
दिस रिफर एज द कोहेशन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल। अब ये दो टर्म नए आए हैं, कोहेशन टेंशन, इसको हम लोग समझेंगे कि कोहेशन टेंशन क्या होता है। तो कोहेशन टेंशन जो होता है आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये हम जान गए कि लीफ में ही जो ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी की कॉन्सेप्ट को लगता है। बट वाट जनरेट दिस ट्रांसपायरेशन पुल, कैसे ये जनरेट करता है, तो वाटर इन ट्रांजिट इन प्लांट लेस देन 1%। अब समझो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मस्टर्ड का पौधा था 5 kg का, मान लो 5 kg है, तो अपने वेट की 5 लीटर वाटर ये जो है 5 घंटे में ले लेगा। मतलब 5 kg का मस्टर्ड प्लांट तो मतलब इतना वाटर ले लेगा, उसका केवल लेस देन 1%, कितना, लेस देन 1%, लेस देन 1% का वाटर ही एब्जॉर्ब करता है वो फोटोसिंथेसिस, और उतना वाटर को क्या कर देगा, ट्रांसपायर कर देगा या कुछ दूसरे यूज में लगा देगा। ट्रांसपायर ही ज़्यादा करता है, ट्रांसपायर कर देगा। तो वही कह रहा है लेस देन 1% ऑफ वाटर। पूछा जाए कि बताओ फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उसका कितना परसेंट जो होता है यूज करता है। तो कहोगे कि बट वाट जनरेट दिस प्लांट, वाटर इज ट्रांजिट इन प्लांट, लेस देन 1% ऑफ वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए केवल लेस देन 1% वाटर यूज होता है। मोस्ट ऑफ द लॉस थ्रू द स्टोमेटा, बहुत से जो होता है स्टोमेटा के थ्रू लॉस हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा या फिर अपर सरफेस एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो यहाँ जो स्टोमेटा लिखा है तो उसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अगर वो एक ओपनिंग होती है लेंटिसेल, अगर लेंटिसेल से होगा उसको कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो सबसे मेजर जो होता है वो स्टोमेटा से होता है, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन किसको किया गया, केवल स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन को। अब यहाँ भी ये बात है कि ट्रांसपायरेशन जो होता है, जो ट्रांसपायरेशन की हम लोग बात पढ़ रहे हैं, तो ये जो लीफ है, ये लीफ है, और ये क्या होता है, ये लॉस ऑफ वाटर, ये वाटर आया और ये वेपर बन के उड़ गया। तो इसमें केवल अगर इसका हम टेस्टिंग करेंगे तो केवल इसमें वाटर होगा, जबकि गटेशन वाले में ड्रॉपलेट के साथ आता था, तो उसमें क्या था, वाटर का लिक्विड ड्रॉपलेट था, उसमें मिनरल्स भी थे। जबकि ट्रांसपायरेशन का जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो केवल ओनली इन द फॉर्म ऑफ वाटर, वेपर के फॉर्म में होता है, वाटर होता है, न कि मिनरल्स भी होता है। तो इसका एक बताया कि कोबाल्ट क्लोराइड से जो होता है हम क्या करते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ट्रांसपायरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगला जो होता है कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है उसके बारे में कह रहे हैं। तो ट्रांसपायरेशन जो होता है, लीफ होते हैं, लीफ पे क्या होता है, ऐसे पत्तियां हैं, तो इसी पे एक छोटे छोटे पोर लगे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होता है इसके बारे में पढ़े होंगे एनाटॉमी में, डम्बेल शेप होता है, किडनी शेप होता है। तो मोनोकॉट में डम्बेल और उसमें किडनी शेप कहते हैं डाइकॉट में। तो ये कह रहे स्टोमेटा है, स्टोमेटा से ही क्या होता है, ये वाटर वेपर उड़ता है, वाटर वेपर। तो एक तो ये प्रोसेस समझ में आ गया कि स्टोमेटा से क्या लॉस ऑफ वाटर होता है ट्रांसपायरेशन के लिए। दूसरा क्या होता है, यही इसी स्टोमेटा से, इसी ओपनिंग से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का। तो गैसेस एक्सचेंज भी स्टोमेटा क्या क्या पर्पज, क्या है स्टोमेटा का पर्पज क्या क्या है, क्योंकि स्टोमेटा जो होता है वो ट्रांसपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी पोर से होता है। दूसरा क्या करता है कि उसी स्टोमेटा की वजह से गैसेस एक्सचेंज हो जाए। अगर स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो CO2 अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि तो स्टोमेटा को थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में एक ग्राफ बनाएंगे, स्टोमेटल एपर्चर। तो ये देखो, ये है तुम्हारा किडनी शेप है स्टोमेटा, और ये देखो ये है दो ठो है किडनी शेप स्टोमेटा, इसको कहते हैं हम लोग गार्ड सेल। तो ये देखो क्या है, तुम्हारा गार्ड सेल है। गार्ड सेल में बहुत पतले पतले माइक्रोफाइब्रिल लगे होते हैं, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली लगे हैं, ठीक है। ये कैसे है, माइक्रोफाइब्रिल है, हॉरिजॉन्टली लगे हुए हैं। और ये किसका बना होता है, सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का। ये देखो कुछ अर्धचंद्राकार लग रहा है, इनर वाला जो वाल है, इनर वाल वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, थिक होता है और इलास्टिक होता है। कौन, इनर वाल, गार्ड सेल का इनर वाल थिक और इलास्टिक होता है। और इस पे जो होता है गार्ड सेल पे ही क्या होता है, बहुत से माइक्रोफाइब्रिल, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल बने होते हैं। सेंटर वाले को हम कहते हैं स्टोमेटल एपर्चर, और उसके बाद सब्सिडरी सेल ये सब है। और जो आउटर वाला होगा वो क्या होगा, थिन होगा। तो जब भी कभी स्टोमेटा जब ओपन होगा तो ये अगर फूल जाएगा, एकदम खूब फूल जाएगा ऐसे करके, तो ये और छोटा हो जाएगा और ये अंदर की तरफ जाने लगेगा। तो ये स्टोमेटा क्या हो जाए, ओपन हो जाए। देखो ऐसे हो गया, जैसे ऐसे है, तो जैसे ही ये गार्ड सेल है, इसमें जैसे पूरा ऐसे मान लो, जैसे ही ये पूरा फूल गया, टर्जिड हो गया, तो ये ऐसे हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया और ट्रांसपोर्ट होने लगा, गैसेस एक्सचेंज होने लगा, वाटर वेपर का ट्रांसपायरेशन होने लगा। तो फिर ये कह रहे हैं कि
जो ये माइक्रोफाइब्रिल है या जो ट्रांसपायरेशन ये इसकी बात बता रहे हैं इसकी बनी हुई है, तो डाई कार्ड की केस में जो होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो डार्सी वेंट्रल होता है। जैसे देखो यूजुअली लोअर सरफेस डार्सी वेंट्रल ऑफ डाई कार्ड लीफ है ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा, उनके लोअर सरफेस पे ज़्यादा पाया जाएगा। डाई कार्ड में लोअर सरफेस पे स्टोमेटा, जो स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वेरी करता है। जैसे किसी डाई कार्ड लीफ है तो उस वाले में मोस्टली ये प्रीफर करता है कि लोअर सरफेस पाया जाए। मोनोकाट वाले में आइसोबायलेटरल होता है, दोनों में इक्वली लगभग अपर सरफेस लोअर सरफेस पे दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये बताओ कि अगर इसी स्टोमेटा से वाटर वेपर बन रहा है तो जितना नंबर आप स्टोमेटा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगी ट्रांसपायरेशन की। एक तो ये बात होगी। दूसरा जो होता है कि स्टोमेटा का ओरिएंटेशन, लीफ का ओरिएंटेशन एक्चुअली, तो लीफ अगर मान लो एक्सपोज है लाइट को ज़्यादा तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। तो ये सब फैक्टर हैं जो इसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ट्रांसपायरेशन के बनाते हैं। इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से ही क्या होता है, वाटर क्या होता है, अप मूवमेंट होता है। तो इसमें देखो ये वही सारी बातें लिखे हैं कि जो टर्गर जो ऐसे था तो ऐसे बढ़ गया, टर्गर प्रेशर बढ़ गया। अब ये टर्गर प्रेशर किसकी वजह से बढ़ा, इसके लिए कई तो थ्योरी दी गई है कि ये इस तरह से होगा, इस तरह से बनता है। तो गार्ड सेल हो गया, ये हो गया व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीज, जब टर्जिडिटी बढ़ जाती है विद टू गार्ड सेल फ्लैंकिंग ईच इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर, थीन आउटर का बल्ज, वो जो आउटर वाला थीन है वो बल्ज हो जाता है, और इनर वाल क्रेसेंट वो अर्धचंद्राकार हो जाता है। द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज आल्सो एट ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, ये जो माइक्रोफाइब्रिल सेलुलोजी का बना है, सेल वाल ऑफ गार्ड सेल सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल आर ओरिएंटेड रेडियली, ये रेडियली ओरिएंटेड होते हैं, रेदर देन लॉन्गिट्यूडनली नहीं होते हैं। तो वो इससे क्या है, ये मदद करते हैं स्टोमेटा ओपनिंग में। व्हेन गार्ड सेल्स लूज टर्गर प्रेशर, जब गार्ड सेल टर्गर प्रेशर लूज करता है तो ये फिर से अपने क्लोज हो जाता है और जो 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 पहले पोजीशन पे था उस तरफ हो जाता है। ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर स्ट्रेस इलास्टिसिटी इनर वाल रिगेन, अपनी इनर वाल जो होते हैं फिर से रिगेन कर लेगी ओरिजिनल शेप में। उसके बाद क्या करेंगे कि फिर उसके बाद क्या करेंगे, द गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमेटा क्लोज, और ये क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगी और स्टोमेटा क्या हो जाएगी, क्लोज हो गई। यूजली द लोअर सरफेस ऑफ डार्सी वेंट्रल लीफ, ये तो पढ़ ही लिए हम लोग। ट्रांसपायरेशन अफेक्टेड बाय सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। प्लांट के अंदर का फैक्टर क्या है, अफेक्ट ट्रांसपायरेशन इंक्लूड द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टोमेटा, अभी जो पढ़ रहे थे परसेंटेज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ज़्यादा ओपनिंग होंगे तो ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा। वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, अगर प्लांट में वाटर ज़्यादा मिल रहे हैं तो अच्छे से ट्रांसपायरेशन होगा। और कैनापी स्ट्रक्चर, जैसा कैनापी होगा ओरिएंटेड ज़्यादा सन की तरफ होगा तो ज़्यादा होगा ट्रांसपायरेशन। तो इन्हीं सब के कंसर्न में एक बात बताई गई है कि ये तीन फोर्स जो है, मेजर तीन फोर्स है जो काम करते हैं ट्रांसपायरेशन पुल के लिए, जो मदद करते हैं। तो देखो ये पत्ती थी और ये तुम्हारा रूट था, और इसी में वाटर जो है, ये सन है, मान लो सन को, तो सन क्या करे, स्ट्रॉ की तरह खींच रहे हैं इसको, वाटर को क्या कर रहे हैं, एक तरह से खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टोमेटा से खींच रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही, इसका ये मतलब हुआ कि प्रेशर डिफरेंस तो होगा ही, तो यहाँ पे क्या होगा, जब खींच रहे हैं तो यहाँ वाटर जो होगा, वाटर पेपर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये वाटर कॉलम बन गया, एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, चार वाटर, पांच वाटर, ऐसे बनते बनते यहाँ तक चला गया, इसको कहते हैं वाटर कॉलम। तो वाटर कॉलम बन गया है। इसी तरह से क्या होता है, ये पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये देखो क्या सप्लाई कैसे हुआ है, रूट से चला, ये ऐसे 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 चलते 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 लीफ तक पहुंचा, वहां से क्या एक पुल फोर्स काम कर रहा है, जो सन की रेडिएशन आ रही है, ट्रांसपायरेशन में मदद कर रहा है। ये ट्रांसपायरेशन क्या कर रही है, पुल कर रही है, ट्रांसपायरेशन पुल कर रही है, और यहाँ से कंटिन्यूस। अब ये कॉलम ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर कॉलम ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, जो राइज किया है ये, अब चाहे कितना भी ऊंचा हो, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो इसके लिए कुछ ने सजेस्ट किया कि ये तो बड़ा कठिन काम है भाई, कि इतना ऊंचा तक ऐसे वाटर से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कैसे जो होता है इतना स्ट्रांग कैसे है कि जो इतनी ऊपर तक कॉलम को मेंटेन करते हैं। तो उसके लिए कुछ फोर्स को सजेस्ट किया गया, कोहेसिव फोर्स होता है। तो देखो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उसको कहेंगे कोहेसिव फोर्स। अगर म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल इज नोन है, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। अब ये जिस ट्यूब में जा रहा है, जैसे ट्रैकरी एलिमेंट्स होगा, वेसल्स और क्या होगा, ट्रैकिड होगा, तो इसमें इन दोनों के बीच में ये ट्रैकिड्स हैं, ट्रैकिड या वेसल्स हैं, इन वाटर और इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, एडेसिव फोर्स। तो पहला तो हो गया एडेसिव अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर सरफेस सच एज
सरफेस ट्रैकरी एलिमेंट, इसमें जाके क्या करे ऑब्जर्व करें सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है कि वाटर को जैसे गोले जैसा बनाना, जितना कम सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया को कितना कम से कम कर ले। जैसे वाटर है तो सरफेस टेंशन की वजह से ही वाटर जो होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में गिरता है जो बारिश होती है, तो वो इसी वजह से सरफेस टेंशन में कि कितना कम से कम को सरफेस एरिया घेरे और एक इकट्ठा होकर एक जगह हो जाए। तो सरफेस टेंशन भी वाटर का जो मालिक्यूल के अपने आप को जैसे ऐसे फैला हुआ है वाटर, तो अट्रैक्ट करके एक ऐसा गोले जैसा बना लेगा, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। तो क्या क्या फोर्स इसमें काम कर रहे हैं इन्होंने बताया कि देखिए ट्रांसपोर्ट था, रूट से चला जा रहा है, लीफ तक गया, तो वाटर के मालिक्यूल के बीच में एक फोर्स कार्य है कोहेसिव फोर्स, और वाटर जैसे ही गिरने वाला होगा वहां मदद करेगा कौन, एडहेसिव फोर्स करेगा। इसके अलावा इसमें एक और फोर्स हम लोगों ने पढ़ा था रूट प्रेशर वाला। तो जब नीचे का कॉलम मेंटेन करना है, मतलब जैसे कुएं से क्या कर रहे हो, रस्सी बाल्टी खींच रहे हो, तो नीचे से कोई उठा दे तो आसानी हो जाएगी, तो ये उठाने वाला काम कौन करता है, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर मेंटेन करता है कि कॉलम टूटने ना पाए, नीचे लेवल से ये मेंटेन करता है, और उधर पुल तो मान लो पावरफुल फोर्स है ये। ये तीनों प्रॉपर्टी मिल के जो वाटर होता है, वाटर को बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देते हैं। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो देते हैं कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। क्या देते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या करते हैं कि जो ये वाटर कॉलम जा रहा है ये टूटने ना पाए, तो ये कहते हैं एबिलिटी टू रेजिस्ट द पुलिंग फोर्स। ये पुलिंग फोर्स खींच रहा है, इसमें ऐसा ना टूट जाए। जैसे कोई रस्सी है, तेजी से खींचोगे, पुल फोर्स तो बहुत पावरफुल है, अब जब रस्सी को बाल्टी को खींच रहे हो तो टूट जाएगा ना, तो उसको मदद करने के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी जो है इसको मदद करती है, वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देगी। तो वाटर के पास जो होता है इस प्रॉपर्टी की वजह से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि वो टूट न पाए, कब, जब ट्रांसपोर्ट होता रहे या फिर जो ऊपर एसेंट अपसेट हो रहा है उस समय। एंड हाई कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी में कि किसी भी ट्यूब के अंदर ऊपर रेज करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, कैपेबिलिटी। तो जब कभी देखोगे, कभी जो हम लोग वो जलाते हैं क्या कहते हैं कि कोई दिया वगैरह जलाते हैं, तो उसमें ये देखा होगा कि दिया जलाते हैं तो इसमें ये देखा होगा कि वाटर जो लिक्विड तुम फ्यूल लगाए हो वो यहाँ पे जल रहा है, तो ये कंटिन्यूस सप्लाई कर रहा है यहाँ पे ना, तो ये किसकी वजह से, कैपिलरी की वजह से ही, कैपिलिटी की वजह से ही हो रही है। तो ये सब क्या देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है, कैपेबिलिटी देती है, पावर, राइज द थिन ट्यूब इन प्लांट्स, कैपेबिलिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ट्रैकेरी एलिमेंट, ट्रैकिट्स एंड वेसल्स की वजह से वो ट्यूब में जाएगा, तो ट्यूब क्या है, ट्रैकिट्स एंड वेसल्स हैं, उसकी वजह से। ये सारी प्रॉपर्टी जो होता है ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी को सक्सेसफुल बनाती हैं, उनके एक्सप्लेनेशन को सक्सेसफुल बनाती है कि उनके पास क्या आता है, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, एडहेसिव फोर्सेस होते हैं, और फिर क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। अब आगे पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ, ये दिखा रहा है कि कैसे वो लेता है। तो लीफ में क्या होता है, लीफ में देखो क्या होता है कि जैसे ये जाइलम का कंटेंट आ रहा है, नीचे से वाटर मिनरल्स लेके आ रहा है, तो यहाँ भी स्पेस तो कम है ना, तो यहाँ स्टोमेटा है, स्टोमेटा है यहाँ पे, तो डिफ्यूजन यहाँ से होगा, वाटर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो बाहर का क्या होगा, जो बाहर का प्रेशर होगा वो खींचेगा इसको, तो जब खींचेगा तो ये सप्लाई कंटिन्यू होता रहेगा और इस तरह से ट्रांसपायरेशन होता रहता है। तो ये देखो, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वाटर, द सिस्टम जाइलम वेसल्स फ्रॉम द रूट लीव्स वेन कैन सप्लाई द नीडेड ऑफ वाटर, बट what force does a plant move up water molecule in the leaf parenchyma cell needed। तो ये तो जानते हो प्योर डिफ्यूजन की वजह से वो होता है एक्सचेंज। as water evaporates through the stomata, since the thin film water cell continuous, it results the pooling of water molecules by molecules, वो वही है molecules by molecules में वाटर को वाटर से खींचता है into the leaf from xylem, also because the lower concentration of water vapor in atmosphere। अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा है कंटिन्यू सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ वाटर वेपर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में थोड़ा वाटर वेपर कम है इसके कंपेयर में, तो हमेशा इधर की इधर ही मूव करेगा, और दूसरा एटमॉस्फेरिक पूल तो ले ही ले रहा है। कंपेयर टू सब स्टोमेटल कैविटी इंटरसेलुलर स्पेस वाटर डिफ्यूज इट्स सराउंडिंग एयर, दिस क्रिएट पुल फोर्स। यही है, सिंपल सी बात है कि पत्तियों में क्या होता है, जब जाइलम लेके आता है तो वहाँ वाटर वेपर जो होगा की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर एटमॉस्फेयर, तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। मेजरमेंट्स रिवील दैट द फोर्स जनरेटेड बाय द ट्रांसपरेशन कैन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट लिफ्ट जाइलम साइज वाटर। 130 मीटर हाइट तक ये एस्टिमेट किया गया है कि प्लांट अगर हो तो उसको भी ये क्या करता है, इस फोर्स की वजह से हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि बताओ ट्रांसपायरेशन पुल जो होता है, जो एसेंट ऑफ सेप होता है वो किसकी वजह से होता है, केवल ट्रांसपायरेशन पुल या रूट प्रेशर। तो बताओगे कि कहीं ना कहीं रूट प्रेशर भी सपोर्ट करता है, उसमें केवल ट्रांसपायरेशन पुल ही नहीं है, और उसमें वाटर की जो क्वालिटी होती है वो उसकी वजह से मेजर जो होता है वो इस तरह से वर्क करता है। अब आते हैं ट्रांसपायरेशन फोटोसिंथेसिस। अब देखो, जब अभी हम लोग पढ़ रहे थे
ट्रांसपायरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में तो हम ये देखे थे कि जो ट्रांसपायरेशन है वो मान लो 5 लीटर वाटर एब्जॉर्ब किया, प्लांट जो है 5 लीटर वाटर एब्जॉर्ब किया, उसका 1% जो होता है वाटर क्या कर रहा है, लेस देन 1% फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर रहा है, तो 99% जो होता है वाटर लॉस कर दिया वाटर इसमें, तो ये बहुत वेस्टफुल प्रोसेस होगा। ट्रांसपायरेशन क्या होगा, बहुत वेस्ट। इसलिए इसको एक बात बताई गई, एक साइंटिस्ट थे लेविट ने, तो उन्होंने ये बताया कि ये इस तरह का एक नेसेसरी एविल है, मतलब ज़रूरत भी है इसकी और एक तरह से ठीक भी नहीं है। तो अभी तक भी लेकिन ट्रांसपायरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ये मतलब है कुछ ना उसका मेजर रोल होगा। तो देखो वही फैक्टर्स दे रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस, अगर मान लो 99% भले से वाटर वेपर बन के लॉस हो जा रहा है, लेकिन 1% फोटोसिंथेसिस काम तो आ रहा है, तो उस प्रोसेस के लिए 1% के लिए तो हमको करना पड़ेगा। दूसरा, ट्रांसपायरेशन जैसे ही होता है तो वाटर जो वेपर सराउंडिंग में ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या, तो मॉइस्चर कंटिन्यू हो जाता है, तो वहाँ पे जो होगा टेम्परेचर, जो इसकी जो टेम्परेचर, जैसे हमारी स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में ना, तो वो भी एक तरह का क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को कूल करने के लिए, इस तरह का ये भी एक तरह का स्वेटिंग जैसा ही प्रोसेस लग रहा है, जिसमें क्या होता है वाटर का लॉस हो जा रहा है, इससे ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा सरफेस जो होगा। दूसरा ही क्या होता है कि इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या करेगा कि सभी सेल को वाटर मिलेगा, सभी में टर्जिडिटी मेंटेन होगी, तो टर्गर प्रेशर मेंटेन होगा, तो सेल की साइज शेप बनी रहेगी। चौथी बात ये क्या है, ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल, इसमें देखो पहले से पढ़ते हैं, क्रिएट ट्रांसपायरेशन पुल एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, सही बात है। ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स, ये सही है। कूल द लीफ सरफेस समटाइम 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इवेपोरेशन की वजह से कूल कर देता है। मेंटेन सेल का टर्गर प्रेशर करता है, मेंटेन करता है। एक्टिवली फोटोसिंथेसिस प्लांट हैज इंस्टेबल नीड फॉर वाटर, मतलब उनकी पर्याप्त मात्रा में जो है मतलब प्रचुर मात्रा में उनको चाहिए होता है वाटर। फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर विच बी शिफ्टेड डिप्लेटेड बाय ट्रांसपायरेशन। द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लार्जली, क्यों होता है, रेन फॉरेस्ट की जो ह्यूमिडिटी होती है रिलेटिवली लार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपायरेशन जो होता है, तो जो लोकल एटमॉस्फेयर होता है वहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर वेपर ज़्यादा होंगे। ड्यू टू वास्ट साइकिलिंग ऑफ वाटर रूट टू लीफ, क्या करता है, रूट से जा रहा है लीफ में, लीफ से फिर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से फिर रूट में, फिर बारिश हो जा रही है, तो फिर इसमें इसी तरह से साइकिलिंग चल रही है। बैक टू सॉइल, द इवोल्यूशन ऑफ C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस सिस्टम इज प्रोबब्ली वन ऑफ द स्ट्रेटजी टू मैक्सिमाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 व्हाइल मिनिमाइजिंग द वाटर। ये कह रहा है कि C3 C4 प्लांट जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये जितना वाटर लॉस करता है उतना ये भी वाटर लॉस करता है, लेकिन उसके कंपेयर में ये 2 टाइम्स ज़्यादा फोटोसिंथेसिस CO2 को रिड्यूस करता है, ये कम करता है। तो ये मिनिमाइज करके वाटर लॉस को क्या करता है, ज़्यादा CO2 को फिक्स कर रहा है। इसका ये मतलब है, ये भी कहीं ना कहीं ये समझ रहा था कि वाटर इज ए लिमिटिंग फैक्टर हो जा रहा है, और उससे बचने के लिए हम ट्रांसपायरेशन तो होना ही होना है, उससे कम करने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, C4 प्लांट इवाल्व हुए। C4 प्लांट क्या करें, मिनिमाइज करते हैं वाटर लॉस को, और क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं अपने CO2 फोटोसिंथेसिस को एज कंपेयर टू C3 प्लांट। अब आते हैं अपटेक ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो मिनरल्स का जब भी कभी पूछा जाए कि ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स कैसे होता है, तो हम बता देंगे कि ये दोनों तरह से होता है, एक्टिव भी होते हैं और कैसे होते हैं, पैसिव भी होते हैं। ये पहली बात हो जाए कि जो आयंस होते हैं वो दोनों तरफ से, मिनरल्स आयन का मतलब हो गया कि आयन जो होता है दोनों तरफ से, एक्टिव और पैसिव, ये डिपेंड करता है कि कैसा आयन है। दूसरी बात ये करते हैं, तो हमने एक बताया था ना एग्जाम्पल, जो पत्ती वाली बताए थे कि जब ये सेंसेंस जब बूढ़ा हो गया पत्ती, अब ये जा रहा है, ये ग्रोइंग लीफ है, तो ये जैसे ही अब मुरझा के गिरने वाला है, एब्सिशन होने वाला है, तो ये क्या करेगा, रीमोबिलाइज कर देगा अपने एलिमेंट को, क्या कर, कुछ एलिमेंट को क्या करता है, रीमोबिलाइज कर देगा, किसको, यंग पार्ट वाले प्लांट में, यंग पार्ट में, ये क्या जो ग्रोइंग पार्ट है उसमें क्या करता है, रीमोबिलाइज कर देगा किसको, एलिमेंट्स को, तो उसको क्या कहेंगे, रीमोबिलाइज एलिमेंट्स कहेंगे। वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सभी नहीं होते। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम पेक्टेट बनाता है सेल, मिडिल लैमेला में होता है, तो ये नहीं रीमोबिलाइज होगा। वो कुछ जो स्ट्रक्चरल होते हैं वो सब नहीं होंगे, जो मेन कुछ ही एलिमेंट है जो कि रीमोबिलाइज होते हैं, तो वो तुम्हारा होते हैं जो रीमोबिलाइज एलिमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से रीमोबिलाइज करेंगे और यंगर जो ग्रोइंग पार्ट होता है वहाँ पे चले जाते हैं, अब इसका एब्सिशन हुआ। तो इस तरह का ये क्या है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है, एक इसकी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पे। तो ये देखो जो होते हैं वो होते हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, तो ये याद रखना है PNKS। ये इसका ट्रिक याद करते हैं, पंकज सिंह PNKS,
यस, पंकज सिंह करके याद कर लो। तो इसमें क्या होता है, पी हो गया, एन हो गया, के हो गया, एस, ये सब जो होते हैं ये रिमोबलाइज होता है, लेकिन कैल्शियम नहीं होता है। सम एलिमेंट डेट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक कैल्शियम आर नॉट रिमोबलाइज, ये हो गया। और इन दोनों का एब्जॉर्प्शन एक्टिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। आफ्टर आफ्टर आयन रीच द जाइलम थ्रू एक्टिव या पैसिव, दोनों हो सकता है अपटेक से, और कम्बिनेशन ऑफ द, या दोनों का कम्बिनेशन होता है। फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑल पार्ट प्लांट थ्रू द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, जो जाइलम तक आ रहा था ना, यहाँ से इपिडर्मिस फिर कॉर्टेक्स यहाँ तक तो आया एक्टिव पैसिव जैसे भी, उसके बाद ट्रांसपायरेशन पूल से ऊपर जाएगा। द चीप सिंक का मिनरल्स एलिमेंट आर ग्रोइंग यंग लीफ प्लांट। सिंक का मतलब ये होता है जहाँ कुछ चीज़ हम स्टोर करते हैं। सोर्स का ये मतलब होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो दो कॉन्सेप्ट होता है, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। तो सोर्स वो होता है जहाँ पे न्यू सिंथेसिस हो रही है, और सिंक का मतलब होता है जहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है कोई चीज़। तो सिंक सोर्स क्या होते हैं, तो सोर्स और सिंक दोनों में अंतर क्या है, तो सोर्स ये होते हैं जहाँ पे कोई चीज़ न्यू सिंथेसाइज हो रही है, सिंक क्या हो रहा है, वहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो सोर्स किधर की तरफ मूवमेंट होगी, सिंक की तरफ। तो चीप सिंक का मतलब जहाँ पे मिलता है, स्टोर होता है। मिनरल्स एलिमेंट आर ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट सच एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम सेल, जो ग्रोइंग सेल्स होती है। यंग लीव्स हो गया, डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट, सीड, ये सब जो होते हैं ये सिंक है। एंड स्टोरेज ऑर्गन, अनलोडिंग मिनरल्स आयंस अकर इन फाइन व्हेन एंडिंग द डिफ्यूजन एक्टिव अपटेक बाय दीज सेल्स। मिनरल आर फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज पार्टिकुलरली ओल्डर सेंसेंस पार्ट, ओल्डर लीफ एक्सपोर्ट मच देयर, मच मतलब बहुत अधिक से अधिक कंजर्व करना चाहता है एलिमेंट्स को, वो भेज देता है यंगर वाले में। सिमिलरली बिफोर द लीफ फॉल इन द deciduous plant, minerals are removed to other part element most readily mobilized are phosphorus, sulfur, nitrogen, potassium. Some element that are structural component like calcium not remobilized। ठीक है, तो ये याद रखना कि कौन कौन से रिमोबलाइज होते हैं या कौन से नहीं। An analysis xylem extrude so that through some of the nitrogen table in the inorganic much is carried by the organic form अमीनो एसिड। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ बात इन्होंने कहा है कि जो जाइलम का सैप होता है वो क्या लेके जाता है। तो हम ये जान गए, हम तो पहले ही जानते हैं कि एक तरह का जो पहले से कॉन्सेप्ट जानते हैं कि जो जाइलम होता है, ये मान लो जाइलम वेसल्स है, जाइलम का वेसल्स है, और इसमें वाटर जा रहा है, तो वाटर के साथ क्या जा रहा है, मिनरल्स भी जा रहा है। तो मिनरल्स में क्या हो, जैसे नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक जो हो गए वो सब जाते हैं। तो हम मिनरल्स में जनरली इनऑर्गेनिक होंगे और वाटर होंगे। लेकिन ये हम यहाँ जान जाए कि नाइट्रोजन का दोनों कंपोनेंट जाता है, इनऑर्गेनिक भी जाता है और मच मोर ऑर्गेनिक भी जाता है। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होगा, अमीनो एसिड्स होंगे। तो ये याद रखने वाली बात है कि ये क्लियर कट नहीं बता सकते कि कौन कौन सा केवल जाइलम से जाता है, कौन सा फ्लोएम जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं जो जाइलम से भी जाते हैं और फ्लोएम से भी जाते हैं। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयन, सम ऑफ द नाइट्रोजन टेबल्स एज इनऑर्गेनिक आयन, ठीक है, मच ऑफ इट कैरिड आउट इन ऑर्गेनिक फॉर्म दैट इज अमीनो एसिड। तो ये जाइलम अमीनो एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम किस किस फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि वाटर मिनरल्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के साथ साथ वो अमीनो एसिड को मच मोर जो होता है ऑर्गेनिक अमीनो एसिड को भी लेके जाता है। रिलेटेड कंपाउंड्स सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस सल्फर आर कैरिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जरूरी नहीं है कि केवल इनऑर्गेनिक फॉर्म को ही ले जाता है, फास्फोरस सल्फर के ऑर्गेनिक फॉर्म को भी वो लेके जाता है। इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज मटेरियल डस्ट टेक प्लेस बिटवीन जाइलम फ्लोएम। देखो वही कह रहे हैं कि अगर मान लो बगल में ये फ्लोएम है तो इन दोनों का एक्सचेंज भी होता है कि कुछ तुम ये ले जाओ, कुछ आपस में एक्सचेंज भी होता रहता है। Hence, it is not that the clearly make distinction say that categorize the xylem transport only in organic। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जाइलम केवल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ले जाता है या फ्लोएम केवल ऑर्गेनिक। ये कहना मतलब जो हम ट्रेडिशनली जानते हैं उसकी एकदम अगेंस्ट है, क्योंकि ये हम अभी देख रहे हैं कि अमीनो एसिड जो होता है लेके जाता है, फास्फोरस सल्फर के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके जाता है जाइलम। तो ये भी ट्रांसपोर्टम ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल एज आर ट्रेडिशनली बिलीव, जैसा कि हम लोग बिलीव करते हैं ऐसा नहीं है। वो क्या होता है कि ट्रांजिशन दोनों के बीच में रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि फ्लोएम के सैप में होता क्या है, तो उसको कहते हैं फ्लोएम सैप। तो देखो फ्लोएम के सैप में क्या क्या है, तो फ्लोएम का सैप देखो ये है कि ये पत्ती है
और ये रूट है। अब इसी में ये तुम्हारा इसी के अंदर क्या होता है, फ्लोएम का वो होगा, कंड्यूट्स होंगे, जैसे शिफ्ट ट्यूब एलिमेंट्स ये सब होंगे, कंड्यूट्स होंगे। तो फ्लोएम का मूवमेंट हम जानते हैं कि कैसा होता है, बाई डायरेक्शन होता है, जबकि जाइलम का मूवमेंट क्या होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। तो देखो जैसे ही कि सन की रेडिएशन आई, जैसे सन की रेडिएशन आई, मान लो यहाँ सन की रेडिएशन आई, सन की रेडिएशन है तो यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस होने के बाद यहाँ क्या बना, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज जो होता है ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है और अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है। ग्लूकोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, दूसरा क्या है, अनस्टेबल है। रिड्यूसिंग शुगर होने के बाद मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन चेंज हो जाएगा या फिर ये कुछ दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और अनस्टेबल भी है। तो ये प्लांट क्या करता है, बन तो गया ग्लूकोज, तो ये कहता है कि अब इसको हमको इस ब्रांच में भेजना है या रूट को भेजना है। किसको भेजना, रूट को भेजना है। तो ये जब रूट को भेजने जाता है, रूट को कौन, ये ग्लूकोज रूट को भेजने जाता है, ये जब भेजता है तो देखता है ग्लूकोज इसका डिस्ट्रक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्योंकि ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है और कैसा, मोनोसैकेराइड है। क्या है, मोनोसैकेराइड है और कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है और अनस्टेबल है। तो प्लांट क्या करता है कि चलो ग्लूकोज को हम चेंज कर देते हैं दूसरे कंपाउंड में, सुक्रोज में। और सुक्रोज क्या है, डाइसैचराइड है, और ये क्या होता है, स्टेबल है, और ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। डाइसैकेराइड है, स्टेबल है और नॉन रिड्यूसिंग है। तो सुक्रोज के फॉर्म में ये क्या करता है कि ग्लूकोज जो होता है रिड्यूसिंग शुगर है, इसको भेजना सही नहीं हो, तो ये करता है कि पहले ग्लूकोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के ये चेंज कर देता है सुक्रोज में। सुक्रोज जो होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो पूछा जाए कि बताओ कि किस, जो ग्लूकोज का कौन सा फार्म है जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द, यहाँ से लीफ से या पूरे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, तो यहाँ पे कौन सा होगा, सुक्रोज होगा, ना कि ग्लूकोज। पूछा जाए क्यों, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, दूसरा तो स्टेबल है, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो सुक्रोज के फार्म में होगा। अब जैसे ही यहाँ रूट के फार्म में आया, रूट में आया, तो ये बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में हुआ तो यहाँ पे क्या कर लिया, इसने स्टोर कर लिया। जब स्टोर कर लिया तो यहाँ पे आया था सुक्रोज, तो सुक्रोज जैसे ही यहाँ स्टोर आया तो सुक्रोज की जगह पे ये स्टोर कर लिया किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो देखो ग्लूकोज जो होता है फोटोसिंथेसिस पहला होता है, ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, उसको प्लांट चेंज करता है सुक्रोज, स्टोर करने के लिए क्या करता है, उसको स्टार्च बनाता है। तो तीन तरह के चीज़ें, तीनों को याद रखना। ग्लूकोज कब होता है, जब फोटोसिंथेसिस होने के बाद बनता है। अनस्टेबल नॉन रिड्यूसिंग होता है, सॉरी रिड्यूसिंग होता है, इस वजह से क्या उसको सुक्रोज में चेंज कर देते हैं। डाइसैकेराइड स्टेबल नॉन रिड्यूसिंग हो गया। अब जो नॉन रिड्यूसिंग होने के बाद जब वो ट्रांसपोर्ट होता है फिर आता है वो स्टोर के लिए। स्टोर जहाँ होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। अब ये बताओ कि जैसे ही यहाँ ग्लूकोज बना और सुक्रोज का क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो सबसे पहले जो सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करेगा वो क्या होगा, फ्लोएम करेगा। सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम। अब फ्लोएम में क्या क्या होता है, तो कहोगे फ्लोएम में होता है कैम्पेनियन सेल, और क्या होता है, कंपेनियन सेल होता है, सीव ट्यूब होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, ये सब होते हैं। तो इन्हीं सब में क्या करना है, सुक्रोज को ला के रख देना है। किसको रख देना है, सुक्रोज को रख देना है। इन सब में सुक्रोज को रख देना है। जब सुक्रोज को रख देना है तो इसी को कहते हैं लोडिंग कर देना है। क्या कर देना है, लोडिंग। तो फ्लोएम लोडिंग इसे कहेंगे, पूरे प्रोसेस क्या कहेंगे, फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम लोडिंग क्या कहा, लोडिंग ऑफ सुक्रोज या शुगर इन द फ्लोएम इज नोन एज फ्लोएम लोडिंग। तो ये फ्लोएम लोडिंग होगा कहाँ पे, तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे लीफ में होगा। तो इन दोनों में ये बताओ सोर्स कौन है, तो सोर्स कौन है, लीफ है, और सिंक कौन है तुम्हारा, ये जो जहाँ स्टोर हो रहा है वो है, सिंक है। क्लियर है, सोर्स इधर हो गया और सिंक इधर हो गया। सोर्स में क्या हो रहा है, सुक्रोज का जो हो रहा है लोडिंग हो रहा है सोर्स की जगह पे ही, और अनलोडिंग कहाँ हो रही है, सिंक में। ये याद रखो, सिंक में जहाँ रूट पे हो रहा है, जहाँ सुक्रोज की लोडिंग होती है उसको कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम लोडिंग एक एक्टिव प्रोसेस होती है। फ्लोएम लोडिंग कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस। और फ्लोएम अनलोडिंग भी एक तरह का क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। क्या क्या समझे, फ्लोएम लोडिंग एक्टिव प्रोसेस है, फ्लोएम अनलोडिंग एक्टिव प्रोसेस है। अब बात आती है कि ये तो आप कह रहे हैं सुक्रोज है, सुक्रोज जब वाटर में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सल्यूट है ना, मेहमान है, ये सल्यूट है, तो वो क्या करें, हिंड्रेंट करेंगे ना, रोकेंगे इनके ट्रांसपोर्ट को। तो कैसे होगा, तो इसके लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वाटर आएगा कहाँ से, तो वहाँ प्रेशर डिफरेंस तो होना ही होगा। तो प्रेशर डिफरेंस के लिए हम क्या काम करेंगे, प्रेशर डिफरेंस बनाने के लिए बगल से जाइलम से क्या कर लेंगे, वाटर ले लेंगे।
अभी इतना जितना कुछ समझ में आया तो समझ में आया, नहीं तो फिर अब इसकी लाइन पढ़ पढ़ के आगे एक डायग्राम दिखा रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ये बना है। देखो ध्यान से, एक और एक कॉन्सेप्ट इसमें देख लो, जैसे ही ये पत्तियां ये क्या हुई, मुरझाई या सेंसेंस होके गिर गए, एब्सिशन हो गया, तो ये जो स्टार्च होगा, अब यहाँ जो होगा ग्रोइंग पार्ट आ जाएगा, और ये तो गया काम से, तो ये स्टार्च जो होगा इसको सप्लाई करेगा फिर से। तो ये तो इधर आ रहा था नीचे के डायरेक्शन में, अब रिक्वायर्ड डायरेक्शन कौन सा, ये, तो अब ये सोर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा सिंक, ग्रोइंग टिप। तो सोर्स सिंक हमेशा चेंज होते रहते हैं, एक आध जैसे मौसम की वजह से ये चेंज हुआ, टेम्परेचर और मॉइस्चर इन सब की वजह से, तो हमेशा वो चेंज होते रहते हैं। और फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग होता है किस फॉर्म में, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म ऑफ शुगर इज इन प्लांट इज सुक्रोज, और स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट इज स्टार्च, एंड फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन प्लांट इज द ग्लूकोज या मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो अब इसको हम पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या ये एनसीईआरटी कह रहा है कि फ्लोएम का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये देखो क्या कर रहा है, फूड प्राइमरली सुक्रोज, सबसे पहले सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड, सुक्रोज ही ट्रांसपोर्टेड होता है, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, डाइसेक्राइड है, दूसरा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। वस्कुलर टिश्यू ऑफ फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स क्या था, सोर्स था तुम्हारा लीफ, और सिंक क्या था, रूट या जो भी स्टोरेज ऑर्गन थे। यूजली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी पार्ट ऑफ प्लांट विच सिंथेसाइज फूड, वही जो लीफ सिंथेसाइज कर रहा है, जैसे लीफ। सिंक क्या होगा, पार्ट ऑफ नीड टू स्टोर या फूड, मतलब जो ग्रोइंग टिप होगा या तो जो स्टोर कर रहा है। बट द सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्स डिपेंडेंट ऑन सीजन, जब पत्तियां गिर जाएंगी तो सोर्स सिंक हो जाएगा, सिंक सोर्स हो जाएगा, और अदर प्लांट नीड, जैसा जरूरत होगा। शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स में बी मोबिलाइज बी बिकम ए सोर्स टू फूड, वही है अर्ली स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ये पूछा जाता है कि किस सीजन में ये सोर्स सिंक सोर्स हो जाएगा, तो ये बता सकते हैं इसमें। व्हेन द बर्ड्स ऑफ ट्री मतलब ग्रोइंग टिप act as sink, they need energy for growing and development of photosynthetic apparatus. Since source sink relationship is variable, the direction of movement in the phloem can be upward or downward, that is bidirectional या multidirectional, मतलब this contrast, जैसे जाइलम में क्या होता है, केवल यूनिडायरेक्शनल है। Hence unlike one way transport in transpiration, food in phloem sap can transport in any required direction, जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए मल्टी डायरेक्शनल या बाय डायरेक्शनल कहते हैं। एज देयर इज ए सोर्स ऑफ शुगर एंड सिंक एबल टू यूज स्टोर रिमूव द शुगर, फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज। अब ये पूछा जाता है कि जो फ्लोएम का लोडिंग कर रहे हैं वो क्या क्या होता है, तो हमने बताया सुक्रोज की ही लोडिंग करनी है, तो उसके साथ साथ वाटर भी आता है। तो पूछा जाए कि बताओ फ्लोएम में क्या क्या होता है, तो कहोगे वाटर और सुक्रोज दोनों का हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं केवल सुक्रोज ही होता है, सुक्रोज के साथ किसका होता है, वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर मदद करता है हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करने में। बट अदर शुगर, देखो वाटर और शुगर सुक्रोज तो है ही है, उसके साथ साथ हार्मोन, अमीनो एसिड, ये दूसरे शुगर जैसे सुक्रोज के अलावा भी और भी शुगर होंगे वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं जिस दूसरे दूर तक। जब दूर तक की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं प्लांट में, ट्रांसलोकेशन या ट्रांसलोकेशन होते हैं, उनका ट्रांसलोकेशन होता है। अब ये देखो यहाँ पे आगे, उसके लिए जो थ्योरी सुलझाई गई उसका नाम है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। कौन सा फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस का ये मतलब होता है कि ये है तुम्हारा लीफ, ये तुम्हारा लीफ है और ये तुम्हारा रूट है, तो यहाँ से अगर लोडिंग हो रही है तो वहाँ से जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो ये कह रहा है कि सुक्रोज यहाँ आ गया तो प्रेशर यहाँ कैसे हाई हो जाएगा, बात समझ रहे हो। जब जैसे कि अगर कोई वाटर फ्री मालिक्यूल ज़्यादा है और उसमें तुमने ऐड कर दिया सुक्रोज तो अब तो और प्रेशर कम हो गया ना। तो इसमें ये कहते हैं कि बगल वाला जो ट्यूब है वो किसका था, जाइलम का। जाइलम से वाटर मूव कर जाएगा इस फ्लोएम में और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या होगा, वाटर आ जाएगा और फ्लोएम सुक्रोज को क्या करता है, थोड़ा डाइल्यूट कर देगा और यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा और इधर लो, हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे ही यहाँ आएगा वाटर फिर से अपने जाइलम कॉलम में चला जाएगा। तो इसको देखते हैं, इसके देखने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक फिगर देखते हैं कि कैसे इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। देखो ये दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पे, ये देखो ये तुम्हारा था, ये यहाँ पे है तुम्हारा सोर्स, ये क्या है सोर्स, लीफ सेल है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, सुक्रोज का लोडिंग हुआ किसमें हुआ, कंपेनियन सेल में। CF2 एलिमेंट यहाँ पे है, फ्लोएम का ये है ट्रांसपोर्ट, तो फ्लोएम से ही तो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये स्टेम है मान लो, यहाँ से यहाँ नीचे हो रहा है,
तो यहाँ पे लोडिंग कैसी हुई, यहाँ इसको कहेंगे फ्लोएम लोडिंग, इसको कैसे ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव लोडिंग हुआ। तो यहाँ तो सुक्रोज देखो मेहमान बहुत ज़्यादा हो गए, सुक्रोज बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब ये तो हाई टर्गर प्रेशर तो बना ही नहीं। तो हाई टर्गर प्रेशर बनाने के लिए जाइलम के बगल वाले जो ट्यूब है जाइलम, उससे वाटर प्योरली डिफ्यूजन के जरिए, किसके जरिए, डिफ्यूजन के जरिए क्या करता है, वो वाटर जो होता है इधर लेते जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर होता है। डिफ्यूजन जैसे ही होता है ये आ जाता है वाटर इसमें और ये डाइल्यूटेड हो जाता है। अब डाइल्यूटेड होने के बाद ये नीचे की तरफ आने लगता है। जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ हाई प्रेशर ग्रेडियंट था, अब यहाँ पे इसको अनलोड करना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अनलोडिंग, अनलोडिंग हुआ है किसमें, सिंक में, रूट सेल में। अनलोडिंग जहाँ पे हो रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं, अनलोडिंग में ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है। अनलोडिंग भी एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे वाटर जो है किसमें फिर से चलाया, जाइलम में चलाया। जो वाटर जाइलम चलाया गया तो फिर यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट कम हो गया और ये क्या हो गया, अनलोड हो गया। तो कुल मिला जुला के लोडिंग, अनलोडिंग और ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसमें भी प्योरली डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन से वाटर जाइलम से आ जाता है ताकि हाई प्रेशर ग्रेडियंट बना दे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वाटर लौट जाएगा। फिर इस तरह से ये चलता रहता है। तो सोर्स सिंक का कॉन्सेप्ट हमेशा वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है वो किस तरह से एक होता है। इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि ये बताइए कि जो सीक्वेंस होता है किस सीक्वेंस में वो लोडिंग होती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है, पहला जो होता है तुम्हारा मेसोफिल सेल। सबसे पहले किसमें CO2 फिक्सेशन होता है, मेसोफिल सेल में सुक्रोज आ गया। उसके बाद देखो प्लाज्मा डिस्माटा है, ये दोनों में वहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ मेसोफिल सेल में, फिर वही मेसोफिल सेल आया, मेसोफिल सेल से मेसोफिल सेल्स में आया। फिर उसके बाद आता है बंडल ऑफ शीथ। अगर C4 प्लांट होगा तो बंडल ऑफ शीथ में आएगा। तो पहला हो गया, पहला तुम्हारा होगा मेसोफिल सेल, दूसरा हो गया तुम्हारा बंडल ऑफ शीथ सेल और तीसरा हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीसरा हो गया। चौथा तुम्हारा जो हो गया कंपेनियन सेल और पांचवा तुम्हारा हो जाएगा क्या, सीव ट्यूब एलिमेंट। तो ये सीक्वेंस पूछा जाता है कभी कि मेसोफिल सेल्स, फिर बंडल शीथ, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर कंपेनियन सेल, फिर क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट में आते हैं। तो ये है सीक्वेंस इसका। और ये अब हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं, इसके फिगर को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि शुगर इंटर द सीव ट्यूब, वाटर फॉलो, फिर उसके बाद क्या है, वाटर भी आता है बाय ऑस्मोसिस, जो प्योर डिफ्यूजन होता है। हाई टर्गर प्रेशर यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, शुगर लीव्स, जैसे शुगर जाता है तो सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फॉलो द ऑस्मोसिस, फिर यहाँ पे ऑस्मोसिस से लौट जाता है ये। तो ये टिप पे क्या होगा, शुगर लेवल, सीव ट्यूब, वाटर फॉलो द ऑस्मोसिस, वही सारी चीज़ें हो रहा है और वहाँ से यहाँ से आ रहा है। तो ये दोनों किसके, टर्गर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये हो रहा है। तो इसी के लिए इसको समझाया गया है कि ये जो इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। कौन सा हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इसको समझ लेते हैं। द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन शुगर फ्रॉम सोर्स थ्रू सिंक कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ये याद रखना। एज ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड विद सोर्स, जानते हैं फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनता है, इट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज डाइसैकेराइड, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। शुगर इज देन मूव इनटू द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इन द कंपेनियन सेल, देन इनटू, तो वही सीक्वेंस है, पहले कंपेनियन सेल फिर सीव2 और उससे पहले किसमें, मेसोफिल सेल में सिंथेसिस होती है, सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये याद रखना है। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग, इसको कहते हैं फ्लोएम लोडिंग, इसको क्या कहते हैं, फ्लोएम लोडिंग, यहाँ केवल लोडिंग लिखा है, फ्लोएम लोडिंग। सोर्स प्रोड्यूस है हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन, जाहिर सी बात है जैसे सुक्रोज जब आएगा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक हो जाएगा, बगल से जो होगा वाटर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। तो वाटर एजेंट्स जाइलम मूव इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस, यहाँ से आ गया ऑस्मोसिस से प्योर डिफ्यूजन। एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड अप ए फ्लोएम, अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया एंड सैप विल मूव द एसेंट ऑफ लोअर, यहाँ नीचे की तरफ मूव करेगा जहाँ लो प्रेशर है। एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस, अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट नेसेसरी फॉर द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम से, मतलब फिर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए फ्लोएम अनलोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए। इनटू द सेल विद इन द शुगर कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी के लिए कन्वर्ट होगा या स्टार्च के लिए या सेलुलोज बनाने के लिए। एज शुगर रिमूव्ड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज, वाटर मूव द फ्लोएम, जैसे ही सुक्रोज अनलोडिंग हो जाती है वाटर मूव कर जाता है अपने फिर से इस कॉलम में, किसके जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए। फिर आता है, इसी को समराइज किया गया है। टू समराइज द मूवमेंट ऑफ शुगर फ्लोएम्स बीइंग एट द सोर्स, sugar are loaded actively into receive tube, loading of phloem set a water gradient facilitate the mass movement of phloem. Phloem tissue is composed of sieve tube cell which form a long column holes there in the wall. इसको देखो, एक सीव हो गया, दूसरा सीव हो गया, एक सीव एलिमेंट हो गया, एक सीव एलिमेंट हो गया, तो इसको सीव प्लेट्स कहेंगे जहाँ पे वो दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल्स सीव प्लेट्स, सो फॉर्मिंग कंटिन्यूअस, इससे कंटिन्यूअस फिलामेंट बन जाता है। एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो वही जो
यहाँ पे वाटर आने के बाद जो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है तो वही कर रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लोएम इंक्रीज, प्रेशर फ्लो बिगिंग एट द सैप मूव द थ्रू द फ्लोएम, मीनवाइल एट द सिंक इनकमिंग शुगर आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, सिंक में भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम एंड रिमूव्ड, वहाँ से फिर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है, वहाँ पे फ्लोएम का क्या हो जाता है, अनलोडिंग हो जाता है। तो फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग ये हो गया। एज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लॉस ऑफ सॉल्यूट प्रोड्यूस हायर पोटेंशियल फ्लोएम एंड वाटर पास आउट रिटर्निंग इवेंचुअल जाइलम, वही फिर चला आता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है ग्रेडल एक्सपेरिमेंट। ये देखा जाता है कि अगर हम जैसे कोई स्टेम है, बहुत बड़ा प्लांट है, इसका स्टेम है, तो स्टेम के बार्क को हम रिमूव कर दें और फ्लोएम को छोड़ दें, तो जब ये कर देंगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा अपीयरेंस, इस तरह का अपीयरेंस दिखेगा, और ये इस तरह का अपीयरेंस दिखेगा। अब जब इस तरह का देखो, यहाँ से हम क्या किया, बार्क को रिमूव कर दिए, यहाँ फ्लोएम को रहने दिए, तो जब वो आप ऊपर से जब आएगा तो नीचे तो जा ही नहीं पाएगा, तो जब जा ही नहीं पाएगा तो ये स्वेल कर जाएगा। इसको गेडल एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे सर्कुलर में हम क्या कर दे, वो लगा दे। तो एन सिंपल एक्सपेरिमेंट गेल्डन वाज यूज टू आइडेंटिफाई टिश्यू थ्रू विच फूड ट्रांसपोर्ट, हमको ये पता करना था कि फ्लोएम करता है कि जाइलम करता है फूड को ट्रांसपोर्ट, तो इसीलिए गेल्डन एक्सपेरिमेंट के कट कर दिया, उसमें ये देख लिए कि हाँ ये देखिए आता है कि नहीं। ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री रिंग बार्क को ऐसे हम कट कर दे, डेप्थ ऑफ फ्लोएम लेयर, कब तक फ्लोएम लेयर तक कर देते हैं, कैन बी केयरफुली रिमूव्ड। इट एब्सेंस ऑफ डाउन मूवमेंट, अगर डाउन मूवमेंट पोर्शन ऑफ बार्क एबव द रिंग स्टेम बिकम स्वेलन, जैसे ही अगर नीचे नहीं जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये स्वेलन कर जाएगा। सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट फ्लोएम टिश्यू रिस्पॉन्ड बाय ट्रांसलोकेशन फूड, इससे हमको पता चल जाता है कि फ्लोएम ही ट्रांसलोकेट करता है। अब देखो ये टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट इस तरह से खत्म हुआ। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सारी चीज़ें पढ़ा कि कितना ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब कुल एक समरी अगर हम लोग देखा जाए तो देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब तो रोल प्ले करते हैं छोटे छोटे लेवल पर ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन जो होता है, जो मास फ्लो होता है, जो लॉन्ग के लिए जाता है, उसके लिए सबसे पहले तुम बताओगे वो जो तुम्हारा होता है वो ट्रांसपायरेशन पूल होता है एसेंट ऑफ सैप के लिए, वाटर के मूवमेंट के लिए। उसके लिए डिफरेंट थ्योरी भी हम लोग पढ़ लिए। वाटर सैप के लिए जो ट्रांसपायरेशन पुल तभी सक्सेसफुल है जो वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से, वाटर की प्रॉपर्टी अगर उसमें कोहेसिव, अडहेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ ना होता है तो उसमें कैपेबिलिटी ना आती, ना सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी आती। तो इससे क्या होता है कि ये वाटर की हम मतलब नेचर ने इस तरह से सेट किया है कि वाटर की क्वालिटी की वजह से ट्रांसपायरेशन पुल वर्क कर रहा है। मतलब ये सब तो नेचर ने सेट कर दिया, उसको हम लोग जान रहे हैं। हम लोगों ने ट्रांसपायरेशन पहले भी होता था जब हम लोग नहीं जानते थे ये सब बातें, अपवर्ड मूवमेंट, एसेंट ऑफ सैप, ये अभी भी जानते हैं। लेकिन क्या है, हम लोग जान रहे हैं कि नेचर कैसे चीज़ों को इवाल्व किया है, हम उसको समझ रहे हैं। तो ऐसे ही हो गया, तो बल्क फ्लो में ही जाता है कि सब कुछ फ्लो हो जाए, उसमें किसी कंसंट्रेशन की कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा हम लोगों ने फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में ये देखा कि उसमें भी प्रेशर फ्लो के हाईवे बल्क में जाता है सुक्रोज के साथ साथ। ऐसा नहीं कि सुक्रोज ही केवल, उस फ्लोएम सैप में सुक्रोज तो था ही, हम लोग टारगेटेड सुक्रोज क्योंकि ये वाटर भी आया बगल से, उसके बाद हार्मोन हो गए, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। सुक्रोज के अलावा और भी शुगर हो गया, जैसे रेफिन, ऐसे बहुत से डिफरेंट टाइप्स के क्या शुगर है, वो सब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये लोडिंग जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अनलोडिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सब जो प्रोसेस थी, ये कुल मिला जुला के क्या था कि पूरा प्लांट में जो ट्रैफिकिंग सिस्टम हम लोगों ने देखा है कैसे होती हैं और कितनी ऑर्डरली होती हैं और किस तरह से ये सिक्वेंसली है, ऑर्डरली है, बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही ऑर्डरली है। अभी बहुत सी चीज़ें समझनी भी बाकी है कि हाँ कैसे क्या है। तो अभी तक के लिए इतना बहुत है। तो आज ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्लास प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।